जब वो तैयार होकर उठी तो शारिक गहरी नजरों से उसी की तरफ देख रहा था। नरस के लिबास में वो बहुत प्यारी लग रही थी। क्या देख रहे हो? रजिया मुस्कुराई। इस लिबास में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, शारिक ने कहा। रजिया मुस्कुराती उस पर झुक गई और बेइख्तियार उसने शारिक की पेशानी पर बोसा दे दिया। ओके, मैं जा रही हूँ, अब सुबह मुलाकात होगी, रजिया ने कहा और तेज रोशनी का बल्ब बुझाकर सभी रंग का नाइट बल्ब जला दिया। बाहर निकलकर रजिया ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और शारिक के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। अब उसे रात भर मध्यम रोशनी में इसी कमरे में बंद रहना था। शारिक के दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। वो अब भी पेशानी पर रजिया की होंठों की तपश महसूस कर रहा था। शारिक रजिया के बारे में किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था। रजिया जब उसे अपने घर लाई थी तो उस वक्त भी शारिक ने उसके बारे में किसी और रंग में नहीं सोचा था। वो महज हमदर्दी में उसे यहाँ लाई थी और फिर बाद में रजिया की बातों से ये भी पता चला था कि रजिया को उसे हमदर्दी क्यों हो गई थी। पहली बात तो ये कि समीना रजिया की बचपन की दोस्त थी। शारिक की मदद करने में समीना की दोस्ती का अंतर भी शामिल था। और दूसरा ये कि वो एक पुलिस वाले की ज्यादतियों का शिकार थी। सब इंस्पेक्टर सुलेमान अगरचे उसका शोहर था, लेकिन उसने रजिया के साथ जो कुछ भी किया था उस वजह से रजिया को उससे नफरत हो गई थी। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो शारिक को मुजरिम नहीं समझती थी। रजिया के बकौल वो समीना से दोस्ती के नाते शारिक के बारे में सब कुछ अखबारात में पढ़ती रही थी। अखबारात ने कई मौकों पर शारिक की जिंदगी के पूरे हालात शाया किए थे। वो वाकया भी तफसील से लिखा था जिसने शारिक की जिंदगी का रुख बदल दिया था। वो 12 साल की उम्र था जब उसके माँ बाप को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया और एक साजिश के तहत उसी को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। वो जेल भुगत कर बाहर निकला तो एक तालीम याफ्ता नौजवान था। वो सब कुछ भूलकर शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन कानून के मुआवजे ने उसे रास्ते से भटका दिया। और उसके बाद जो कुछ भी होता रहा वो सब कुछ रजिया के इल्म में था। रजिया ने उसकी मदद किसी लालच के तहत नहीं की थी। उसे दौलत का लालच था भी नहीं। अगर दौलत का लालच होता तो बहुत आसानी से उसे और शमीना को कानून के हवाले करके 1 करोड़ का इनाम हासिल कर सकती थी। उसे जिनसी अवज भी नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो इन पिछले 4 दिनों के दौरान वो अपनी किसी न किसी हरकत से अपनी ख्वाहिश का इजहार जरूर करती, मगर ऐसा नहीं था। वो एक बहुत अच्छी मसीहा साबित हुई थी। हर लिहाज से शारिक का ख्याल रखे हुए थी। उसने शारिक के लिए अपने आप को अच्छी खासी मुसीबत में मुब्तला कर रखा था। ड्यूटी पर जाने से पहले रजिया रात के लिए उसका खाना और जरूरत की हर चीज छोटी मेज पर रखकर मेज को मसहरी के करीब रख देती थी ताकि शारिक को बिस्तर से न उठना पड़े। इस वक्त भी तमाम चीजें मेज पर रखी हुई थी। 9 बजे के करीब शारिक ने खाना खा लिया और वो दवाएं भी खा ली जो रजिया अलग रख कर गई थी। उन दवाओं में शायद नींद का असर भी था, क्योंकि उनके खाने के थोड़ी देर बाद शारिक पर वनूदगी सी तारी होने लगी थी। कई रोज बाद शारिक गहरी नींद में सोया था। वो आमतौर पर सुबह 7:15 या 7:30 बजे जाग जाया करता था, लेकिन उस रोज 7:30 बजे रजिया ड्यूटी से वापस आई तो शारिक सो रहा था और उसे रजिया ही ने जगाया था। नाश्ते के दौरान वो बातें करते रहे। नाश्ते के बाद रजिया ने शारिक को दवाएं वगैरह खिलाई, उसके सर और बाजुओं की पट्टियां तब्दील की और फिर अपने दूसरे काम निपटाने के बाद बसैरी के करीबी दरी पर लेट कर सो गई। शारिक अपने पलंग पर देर तक लेटा उसी की तरफ देखता रहा। गहरी नींद सोई हुई रजिया कितनी मासूम लग रही थी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वो जिस कमरे में सोई हुई है वह एक खूनी कातिल और स्मगलर भी मौजूद है जो उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती कर सकता है। और वो मुजामत इसलिए नहीं कर सकती कि वो खुद उस शख्स को यहाँ लेकर आई थी और पुलिस से बचाने के लिए उसे अपने घर में बना दी थी। जेराल फाश हो जाने की सूरत में वो खुद भी कानून के शिकंजे में आ सकती थी, लेकिन रजिया ने उसकी परवाह नहीं की थी। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी तो शारिक पर भरोसा भी किया था। वो पहले ही रोज से इसी कमरे में शारिक की मसहरी के करीब ही सोती थी। उसे ये यकीन पहले रोज से था कि शारिक उसके साथ कोई नावेबा हरकत नहीं करेगा और शारिक रजिया के इस यकीन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। दोपहर 3 बजे रजिया उठ गई। उसे शारिक को खाना खिलाया और खुद भी खाया। फिर उसे सोने का मौका नहीं मिल सका। 4 बजे के करीब शाह पर समीना पहुंच गई। समीना का इसरार था कि आज वो शारिक को अपने साथ ले जाएगी। मेरा ख्याल ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा, रजिया ने कहा। यहाँ मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ, दवाएं भी मिल रही हैं, जबकि घर ले जाने के बाद इस किस्म के कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर अहमद इसका इलाज जारी रखेगा। वो इसे देखने के लिए रोजाना 2 या 3 बार भी आ सकता है। इसके अलावा समीना एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, इसके अलावा शारिक के लिए यहाँ खतरात बढ़ रहे हैं। कल तुम्हारे डैडी आए थे, बकौल तुम्हारे वो इस राज को फाश नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ किसी वक्त और भी कोई आ सकता है। इस तरह ये रात नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए भी एक मसला बन जाएगा। इस वक्त खोट की जो एक तलवार तुम्हारी गर्दन पर लटकी हुई है, शारिक को यहाँ से ले जाने से कम अज कम वो खतरा तो दूर हो जाएगा। हाँ ये खौफ तो है, रजिया ने उसकी तायद की, लेकिन इस वक्त शारिक के लिए चलना फिर ना खतरनाक हो सकता है। मेरा ख्याल है 1-2 दिन और रुक जाओ, इसकी हालत जरा कुछ बेहतर हो जाए तो। बाहर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज से उसकी बात अधूरी रह गई।
तुम लोग कमरे में चलो, मैं देखती हूँ कि कौन है। रजिया उठते हुए बोली, जो भी हुआ मैं उसे दूसरे कमरे में ले जाऊंगी और उसे इस तरफ आने का मौका नहीं दूंगी। वो दोनों भी रजिया के साथ ही शारिक वाले कमरे से बाहर आ गए। रजिया ने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया और उन्हें अंदर जाने का इशारा करके बाहर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो नर्स शकीला थी। अभी ड्यूटी का वक्त बहुत दूर था और फिर रजिया का रवैया देखकर शकीला ने आना ही छोड़ दिया था। अभी तो 5 भी नहीं बजे थे। शकीला शायद किसी काम से आई थी। रजिया उसे ड्राइंग रूम में ले आई जहां समीना और शाहपरी भी मौजूद थी। ये मेरी दोस्त है। रजिया ने समीना और शाहपरी का तारुफ कराया। समीना शकीला नाम पर चौंक गई। ये वही समीना तो नहीं जिनका तुम अक्सर जिक्र किया करती थी, यानी तुम्हारे बचपन की दोस्त और शारिक की साथी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? रजिया ने उसे घूरा। वैसे उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था कि उसे समीना असल नाम से तारुफ नहीं कराना चाहिए था। उस समीना का मुझसे क्या ताल्लुक? उसने कहा। वो तो जब कभी अखबार में उसका नाम छप जाता है तो वो मुझे याद आ जाती है और मैं तुमसे बातें करने लगती हूँ। शारिक वाली समीना तो अब नहायत खतरनाक बन चुकी है। उसका नाम भी जबान पर लाना खतरनाक हो सकता है। ये तो समैरा की बड़ी बहन है। समैरा को जानती हो ना? नर्सिंग ट्रेनिंग में वो हमारे साथ थी, लेकिन चंद महीनों बाद ही छोड़कर चली गई थी। हाँ, समैरा मुझे अच्छी तरह याद है, शकीला ने कहा। तुम्हारी तो उससे बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और तुम अक्सर उसके घर भी जाया करती थी। हाँ, ये समैरा की बड़ी बहन है, रजिया ने कहा। अभी समैरा ही की बातें हो रही थी। उसकी शादी हो चुकी है और वो मस्कत चली गई है। ये समीना कभी कभार आ जाती है। आज तो काफी अरसे बाद आई है। इनका नाम तुमने क्या बताया था? शाहपरी। बड़ा अजीब सा नाम है। शकीला शाहपरी की तरफ देखते हुए बोली। अजीब सा क्यों? रजिया ने उसे घूरा। परियों की शहजादी लगती है या नहीं? हाँ है तो परियों की शहजादी, शकीला मुस्कुरा दी। वो देर तक बातें करती रही। फिर शकीला ने बताया कि उसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं। उसका भाई गांव से उसे लेने के लिए आया है और वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर जा रही है। वो रजिया से मिलने आई थी। बातों के दौरान शकीला बार बार समीना की तरफ देख रही थी और ये बात समीना ने भी नोट कर ली थी। शकीला के जाने के बाद वो रजिया को बोलने लगी। मेरा नाम बताने की क्या जरूरत थी? वो बोली। मेरा ख्याल इसे मेरे बारे में कोई शुबा हो गया है। वो बार बार मशकूक नजरों से मेरी तरफ ही देख रही थी। तुमने समैरा की बहन के बारे में जो मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी, मुझे यकीन है कि शकीला उस कहानी पर यकीन नहीं करेगी। मुझे भी इस गलती का एहसास हो गया था। मुझे तुम्हारा नाम नहीं बताना चाहिए था, लेकिन बहरहाल शकीला जी लड़की नहीं की इधर उधर बातें करती फिरे। वैसे भी आज तो वो गांव जा रही है। 1 हफ्ते की छुट्टी ली है उसने। इस वक्त तक शारिक यहाँ से जा चुका होगा। लेकिन अगर उसने कहीं बात कर दी तो तुमसे समीना के बारे में पूछा जाएगा। समीना ने उसे घूरा। मैं निमट लूंगी, तुम फिक्र मत करो, रजिया ने उठते हुए कहा। खुदा न खास्ता अगर ऐसी वैसी बात हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम में से किसी का नाम मेरी जबान पर नहीं आएगा। आओ, शारिक के कमरे में चलकर बैठती हैं। वो उठकर दोबारा शारिक के कमरे में आ गई। शारिक खामोश लेटा था। उन्हें देखकर उठने की कोशिश करने लगा। क्या बात है, लेते रहो आराम से, रजिया ने आगे बढ़कर कहा। बाथरूम जाना है, शारिक ने कहा। मैं ले जाती हूँ, समीना हंसते हुए आगे आ गई। दोनों ने सहारा देकर शारिक को मसहरी से उतारा और समीना उसे सहारा देकर चलाती हुई बाथरूम ले गई। समीना और शाहपरी 6:30 बजे तक वहां रही। हसबे मामूल पड़ोसी रफीक दरवाजे के सामने खड़ा था। समीना वगैरह उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर आगे बढ़ गई। रजिया अपने वक्त पर ड्यूटी पर चली थी और शारिक बंद कमरे में अकेला रह गया। 5-6 दिन इसी तरह गुजरे और शारिक बेदारी की हद तक बोरियत महसूस करने लगा। चलने फिरने से तो वो फिलहाल मालूर हो ही चुका था, लेकिन वो ताला हवा तक को भी तरस गया था। रजिया घर में होती तो कमरे का दरवाजा खोल दिया जाता, मगर पर्दा पड़ा रहता। पिछली दीवार की खिड़की नहीं खोली जा सकती थी। कई रोज से उसने आसमान नहीं देखा था। उसे लगता था जैसे जिंदगी बस चंद फुट की इसी कमरे तक महदूद होकर रह गई हो। वो उस कमरे से ना तो बाहर निकल सकता था और ना ही ऊंची आवाज में बोल सकता था, क्योंकि अंदेशा था कि पड़ोसी उसकी आवाज ना सुन ले। वो यहाँ पड़े पड़े वाकई ही उकता गया था। सुबह रजिया ड्यूटी से वापस आई तो नाश्ता करने और दूसरे कामों से फारिग होने के बाद हसीबे मवूल दरी पर सो गई। शारिक मसहरी पर लेटा सामने वाली दीवार को घूर रहा था। बाहर से बच्चों के शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो लोग क्वार्टर के सामने शायद क्रिकेट खेल रहे थे और गालबन उनके खेल में बड़ी उम्र के 2-3 आदमी भी शरीक थे, क्योंकि कभी कभी उनकी आवाजें भी सुनाई दे जाती थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, अलबत्ता सामने पर्दा पड़ा हुआ था जो हवा से हिल रहा था। कभी पर्दा जरा सा हट जाता तो कभी सेन में चमकती हुई धूप नजर आ जाती। दफादन शारिक चौंक गया। ऐसी आवाज सुनाई दी थी जैसे गेंद सेन में गिर लो। गेंद 2-3 टप्पे खाने के बाद कहीं रुक गई थी। उसके फौरन बाद ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। शारिक को जमीनी में देर न लगी कि गेंद लेने के लिए किसी बच्चे ने दरवाजा खटखटाया था, और अगर दरवाजा ना खोला गया तो वो दीवार फलांग कर अंदर आ जाएगा। शारिक मसारी पर एक तरफ झुककर रदिया को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो गहरी नींद में थी। शारिक की सरगोशियां उसकी नींद पर असरअंदाज नहीं हो सकी। दब की आवाज सुनकर शारिक एक बार फिर चौंक गया।
उस बच्चे से दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं हो सका था और वह दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया था। शारिक हुसैन में दबे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी वक्त आवाज से वो पर्दा हिलकर जरा से एक तरफ हटा और उसके साथ ही शारिक का दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो बच्चा नहीं, कोई आदमी था जो सेन में पड़ी हुई गेंद उठा रहा था। शारिक ने भी टांग नीचे लटकाकर रदिया के कंधे को हिलाया। रदिया ने कसमसा कर आंखें खोल दी। जा है भाई, सोने दो ना। रजिया, शारिक ने सरगोशी की। बाहर सेम में कोई है? तुम्हें वहम हो गया है, दरवाजा अंदर से बंद है। सेम में कौन हो सकता है? रदिया ने आंखें मलते हुए जवाब दिया। बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी गेंद अंदर आ गई थी और कोई आदमी अंदर कूद कर आया है, शारिक ने कहा। उसकी नजरें दरवाजे की तरफ थी। उसी वक्त आवाज से पर्दा एक बार फिर जरा सा हटा और शारिक ने उस आदमी को देख लिया जो दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। रजिया, उठकर ठीक हो, शेन में कोई आदमी मौजूद है। शारिक ने एक बार फिर सरगोशी की। रजिया के मलती उठ गई और ठीक उसी लम्हे दरवाजे का पर्दा हटा और एक आदमी अंदर आ गया। शारिक ने बड़ी फुर्ती से तकिए के नीचे से पिस्तौल निकालकर उस शख्स को जद में ले लिया, लेकिन रजिया उस शख्स को देखकर कांप उठी। तुम? रजिया अकला कर रह गई। मुझे कई रोज से शुबा था कि यहाँ दाल में कुछ काला है। रफीक मैंने खैर दाल में मुस्कुराते हुए बोला। अब पता चल गया कि चंद रोज से तुम्हारी सरगर्मियां इतनी बुरी सरार च्यों हो गई थी, और ये बात भी समझ में आ रही है कि पूरे हॉस्पिटल का मुआतरा कर लेने के बावजूद पूरी सर्जिकल वार्ड से फरार होने वाले खतरनाक मुजिम शारिक का सुराग जीव नहीं लगा सकी थी। तो ये राज जानने के बाद क्या तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकोगे मिस्टर? शारिक ने पिस्तौल का हरकत देते हुए कहा। शजिया, ये कौन है? हमारा पड़ोसी है रफीक, रजिया ने बताया। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। मिस्टर शारिक, रफीक एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारी धमकी इसलिए बेकार है कि तुम गोली नहीं चला सकते। बिलफर तुमने मुझे मार भी दिया तो खुद यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। बोरी की आवाज दूर तक सुनाई देगी और ये लोग जानने के लिए इधर जरूर आएंगे कि यहाँ गोली क्यों चली है, इसलिए तुम्हारी ये धमकी मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अलबत्ता एक और रास्ता है तुम्हारे बच जाने का। क्या चाहते हो? शारिक ने उसे घूरा। तुमसे नहीं, रफीक कहकर रदिया की तरफ देखने लगा। मैं इससे मामला तय करूंगा। क्यों बिल्लो जी? उसने आगे बढ़कर रदिया का गाल नोच लिया। रदिया के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई। उसका खून खोल कर रह गया। खून तो शारिक का भी खोल गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वो बेबस होकर रह गया था। रफीक ने ठीक ही कहा था कि उसे गोली मारकर हलाक किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद वो खुद भी बच नहीं सकेंगे। मैं बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। गेंद अंदर आ दी थी जो मैं लेने आया था। अगर मुझे वापस जाने में देर होगी तो बच्चे भी शक करेंगे। मैं 1 घंटे बाद वापस आऊंगा और तुमसे बात करूंगा। रफीक ने रदिया की तरफ देखते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलने से पहले वो मुड़ा और बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। 1 घंटे बाद वापस आऊंगा और अगर उस वक्त तक मुज़ाकरात नाकाम हुए तो वो जुमला अधूरा छोड़कर कमरे से निकल गया। वो वापस भी दीवार फांद कर गया था। शारिक ने अपने आप को जिंदगी में कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। वो रदिया की तरफ देख रहा था। रदिया कुछ देर अपनी जगह पर खड़ी रही, फिर दौड़कर शारिक से लिपट गई। उसने अपना सर शारिक के सीने पर रख दिया। शारिक उसका कंधा सहलाने लगा। वो कुछ नहीं कर सकता था। रदिया एक झटके से सीधी होगी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शारिक मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। वो दोनों रफीक का इंतजार करते रहे। रफीक कहकर गया था कि वो 1 घंटे बाद आएगा और रदिया से मामला तय करेगा। शारिक भी अच्छी तरह समझता था कि वो रदिया से क्या मामला तय करेगा। रदिया खूबसूरत थी, जवान थी और रदिया के कहने के मुताबिक रफीक कई दिनों से उसके पीछे लगा हुआ था। उसकी अपनी बीवी अगरचे रदिया से ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन रफीक बदनीयत आदमी था। वो किसी एक औरत पर इत्तेफाक करने वाला नहीं था। उसके दिल में आबस थी। वो न जाने कितनी औरतों के पीछे लगा हुआ होगा और कई मर्तबा पिटा भी होगा। शरियाम औरतों से पिटाई भी ऐसे बेगैरत किस्म की आदमियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका तो एक ही इलाज था कि उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें बिल्कुल मफलूज कर दिया जाए और वो जिंदगी के आखिरी लम्हों तक ये याद रखे कि उन्हें किस बात की सजा मिली थी। रदिया एक शरीफ औरत थी कि उसने 1 साल तक अपने जल्लाद शोहर के जुल्म सहे थे। उसका शोहर उसे दूसरों के लिए भी खिलौना बनाना चाहता था, लेकिन उसने सर नहीं झुकाया था। वो बद किरदार नहीं थी। उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे अपने घर में पनाह दी थी। मुंह से मुजरिम नहीं बेगुनाह समझती थी और शारिक ऐसा बेगैरत नहीं था कि अपनी मोहसना को किसी के हाथों इस तरह जलील होने देता। दोपहर होगी लेकिन रफीक नहीं आया। रविया ने 1-2 मरतबा बाहर जाकर भी देखा। उसकी बीवी हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी और घर पर ताला लगा हुआ था, जबकि रफीक आमतौर पर घर ही रहता था, लेकिन अब वो गायब था। शारिक के दिल में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे। उसे ये अंदेशा था कि रफीक कहीं पुलिस के पास ना चला गया हो। वो रविया के पीछे इसलिए लगा हुआ था कि वो जवान और खूबसूरत थी। वो उससे अपनी हवस की प्यास बुझाना चाहता था, लेकिन 50 लाख रुपए बड़ी रकम थी। उस रकम में तो वो खूबसूरत औरतों की फौज जमा कर सकता था। रविया के जेल में भी कुछ ऐसे ही ख्यालात थे।
उसने रफीक से तो निमटने का फैसला कर लिया था, लेकिन अगर वो वाकई पुलिस को यहाँ ले आया तो वो क्या कर सके जी। उसने अपने खदशात का इजहार शारिक के सामने भी कर दिया। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, शारिक ने कहा।